जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं बेटा एक और पिटारा आपके लिए 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जहां मैं एमडीसी या पीएडी की बात करूंगा। एमडीसी का मतलब हो गया बेटा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और पीएडी का मतलब हो गया बेटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या मैं आपके पेपर की बात करूं इंडियन पोलाइटिक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि वो पेपर जो आपका कंपलसरी पेपर है, जिसके बारे में आपको नॉलेज बहुत कम है, उस चीज की पेपर मैं बना के लाया हूं, जहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं। ये पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस है। दूसरी बात एक और समझो कि ये आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा नरम पेपर होगा, लेकिन साइंस वालों के लिए बहुत ही हार्ड पेपर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं इस चीज के बारे में, है क्या ये चीज। तो ये सारी चीजें मैं इस चैप्टर के इस पेपर के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। मैं सीधी बात करूं कि आपको संविधान के बारे में पता होगा, संविधान क्या है वो हमारा इस पेपर में पूरा का पूरा आएगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि सरकार हमारे लिए क्या करती है, उसकी बात करेंगे। तीसरा, हम यूपीएससी की बात करेंगे। चौथा, हम निर्वाचन की बात करेंगे, हम जो वोट डालने जाते हैं उसकी बात करेंगे। नीति आयोग की बात करेंगे। यहां पे समझ रहे हो बात को, यानी एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे क्लियर करता जाऊंगा, जिसे मैं शॉर्टकट पॉइंटों से उठा के लाया हूं। अब बड़ा बनाना आपका काम है, आपके पास फ्रिज है तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप किसी भी बुक्स का सहारा लेके इसे बड़ा बना सकते हो। और ये आपका थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, ना कि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड नहीं रहेगा। ये आपका रहेगा थ्योरेटिकल बेस्ड, तो लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं एक एक पॉइंट बना के लाया हूं, और आज का मैं पहला क्वेश्चन निकाल के लाया हूं बेटा, भारतीय संविधान का दर्शन। भारतीय संविधान का दर्शन, फिलोसफी एवं उसके मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए। देखो, भारतीय संविधान के बारे में आपको बताना है यहां पे, और उसके मूल तत्व क्या है उसके बारे में बताना है। अब सिंपल सी मैं बात करूं, देखो भारतीय संविधान की बात हो रही है, तो मैं एक बात कहूंगा आपको कि सरकार की जो आत्मा है ना, वो ये संविधान है। लोकतंत्र की आन बान और शान जो है वो ये संविधान है। और या मैं कहूं कि संविधान में सबको अपनी बात रखने का क्या है, अधिकार है। तो ये है संविधान। और बीच में आपने सुना होगा कि बीजेपी सरकार जो है वो संविधान के साथ में छेड़खानी कर रही है, कांग्रेस का आरोप था ना। तो ये वही संविधान है, उसी संविधान के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बनाए हैं बेटा, वो ये रहे। क्वेश्चन फर्स्ट के कुछ पॉइंट्स ये बनाए, इनके ऊपर आपको चीजें बतानी है, जिसमें आपको संप्रभुता बतानी है, जिसमें आपको संप्रभुता के बारे में बताना है, समाजवाद के बारे में बताना है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना है, जहां पर भारत के अंदर सभी धर्मों को बराबर तवज्जो दी जाती है, लोकतंत्र के बारे में बताना है, गणराज्य के बारे में बताना है, न्याय के बारे में बताना है कि सभी को न्याय बराबर मिलता है तो एट द पॉसिबल, जैसे नीट के बच्चों को नहीं मिला तो एट द पॉसिबल। स्वतंत्र यानी फ्रीडम है सभी के पास में, लिबर्टी है, आराम से जी सकते हैं, किसी को कोई माथापुड़ी नहीं है। ठीक है, समानता का अधिकार है सभी को, बंधुत्व बना है, और व्यक्ति की गरिमा बनी हुई है। ये आपके संविधान के मुख्य तत्व होंगे, जिन्हें आपको एग्जाम में लिखना है। अब इनमें आपको लाइनें लिखनी है, निकालनी है, उनको लिखने, क्योंकि मैं अगर सारी चीजें एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये पूरा पेपर आपका घंटे 1.5 घंटे का बढ़ जाएगा। और जब घंटे 1.5 घंटे का बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है, ना आप वीडियो देखोगे ना आप क्वेश्चन देख पाओगे। इसलिए आपको मैंने केवल पॉइंट बताए, आपको 10 पॉइंट, और इन 10 पॉइंटों के ऊपर आपको मैटर निकालना है, और मैटर को सादा सादा लिख देना है एज इट इज करके। क्लियर बात है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन देखो, कल्याणकारी राज्य की विशेषता और महत्व को समझाइए। देखो, कल्याणकारी की बात हो रही है बेटा, और कल्याणकारी राज्य में मैं बात करूं तो वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात समझो कि जहां सरकार बनती है वही सरकार जनता की क्या होती है, सेवक होती है। लेकिन जमाना पलट गया है, सरकार जनता की सेवक नहीं है, सरकार जनता को भक्षित करने वाली बन चुकी है। जैसा कि मैं झालावाड़ की खबर आपको बता चुका हूं कि झालावाड़ के अंतर्गत बच्चों की जो मौत हुई है उस सरकार का बड़ा दोष है। अगर सरकार पहले रुक ले लेती, 4.5 करोड़ रुपए का जो बजट पास था वो लगा देती, तो शायद वो बच्चे बच जाते। तो सरकार जनता की सेवक नहीं है, सरकार जनता का भक्षक बन चुका है। तो ये उसी के लिए टैगलाइन बनी है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए जो मुख्य विशेषता मैंने बनाई है वो है समान अवसर। क्या है? समान अवसर, यानी सभी नागरिकों को शिक्षा,
रोजगार, स्वास्थ्य आदि में समान अवसर मिलता है। लेकिन ये शायद अब टैगलाइन बदल जाएगी बेटा। देखो अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली बहुत डेवलप सिटी है और दिल्ली बहुत डेवलप है, लेकिन सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी जो है वो दिल्ली में मिलेगी आपको। वहीं अगर मैं बात करूं सपनों की नगरी मुंबई की, मुंबई में बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन मुंबई के अंदर आज भी लोग बाग फुटपाथ पे रहते हैं। सूरत की अगर हम बात करें, सूरत के अंदर आपको बड़े व्यापारी मिल जाएंगे, बड़े हीरे के व्यापारी मिल जाएंगे, सरकार डेवलप है, सारी चीजें डेवलप है, लेकिन वहां पर आज भी कुछ लोगों की सर पर छत नहीं है। बिहार की बात कर ले, वेल डेवलप्ड एक जमाने में, लेकिन आज बिहार को इस प्रकार की दीमक खा गई कि वहां के लोगों को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। तो ये तो देखो समान अवसर, सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि में समान अवसर, ये टैगलाइन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ये एक समय की बात है, जब संविधान लिखे गए थे तब की बातें हैं, अब इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। इसके अलावा बात करें आर्थिक न्याय, निर्धन और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं, बड़ा योजनाएं बनती है, लेकिन शायद योजनाओं का लाभ निर्धन और पिछड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि एक बात करें बीपीएल राशन कार्ड की बात करें, तो अगर सर्वे किया जाए ना तो बीपीएल राशन कार्ड जो है वो, कुछ राशन कार्ड तो ऐसे लोगों के हैं जिनके पास में सब कुछ है, अच्छा पैसा है, अच्छी जमीन है, अच्छी नौकरीज है, फिर भी उनके पास बीपीएल है। दूसरी बात सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सा सुविधा इत्यादि। देखो मानने की बात है, सामाजिक सुरक्षा मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन भी मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है, चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां भी काट छाट तो मिल रहा है आपको। इसी वृद्धावस्था से जो वृद्धावस्था में उनसे पूछना जा करके कि उनकी पेंशन टाइम पे आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करें लोक कल्याण योजनाओं की, अगर बात करें तो लोक कल्याण योजनाओं में बेटा देखो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रणाली, ग्रामीण विकास है, ठीक है। इसके अलावा राज्य का हस्तक्षेप की बात करें, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य की सक्रिय भूमिका होती है। वहीं अगर महत्व की बात करें तो यह राज्य के नागरिकों को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये एक एक कानून बनाया जाता है, इसी के अंदर रह करके आपको काम करना है, तो ये पॉजिटिव बात है। इसके अलावा सामाजिक असमानता को कम करता है, ठीक। इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत करता है, बिल्कुल वेरी बढ़िया क्वेश्चन थे, बढ़िया चीज है। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, अब सपोज देन आपको बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा आना है, तो ये आपके पूरे 1.5 पेज के अंदर ये लाइनें आ जाएंगी, आपको इनको सेट करना होना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसी पे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, यूनिट सेकंड की, ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन के विकास की व्याख्या कीजिए। तो देखो बेटा एक सन 1757 से लेकर के 1947 तक जो काल चला था, जो ब्रिटिश काल था अपने पास में, तो ब्रिटिश काल से स्वतंत्रता तक के और स्वतंत्रता के बाद के जो काल है वो हमारे यहीं पे रखे गए हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो देखो मैंने कहा 1757 से 1947 तक। अब इसके अंदर मैंने केवल कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं, उनको देख लेते हैं। देखो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या कहा गया था, पहला संवैधानिक सुधार, गवर्नर जनरल का पद बना वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आया था 1833 में जो चार्टर एक्ट था, अब इसको हम कह रहे हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कानून बनाने की शक्ति मिली। उसके बाद में 1858 जिसमें भारत सरकार अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, क्राउन का नियंत्रण शुरू हुआ और वायसराय नियुक्त हुआ। फिर 1861 की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम बना, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन को मजबूत किया गया। उसके बाद 1919 में मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुआ, जिसमें द्वैध शासन को शुरुआत हुई, जिसमें प्रांतीय स्तर पर। 1935 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम बना, जिसमें संघीय संरचना, प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था, आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव। ये ब्रिटिश एक्ट की बात है। ब्रिटिश एक्ट के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण चरण बने थे उनके पॉइंट्स है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसमें सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका सेकंड क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य बताइए। तो बेटा देखो फिलहाल के शासन का अगर कोई कप्तान है तो प्रधानमंत्री है,
फिलहाल के शासन का अगर कोई कप्तान है तो वो प्रधानमंत्री है, बाकी मंत्री परिषद क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है। जो है वो प्रधानमंत्री है, वो चाहे जैसे बैटिंग कर सकता है। अब वो नो बॉल पे भी बैटिंग करे या डेड बॉल पे बैटिंग करे या सुर्रा गेंद पे बैटिंग करे या उठा के गेंद पे बैटिंग करे या आप कहो कि बाउंसर पे बैटिंग, कहीं भी बैटिंग कर सकते हो। और लगभग बैटिंग जो है बेटा बाउंसर पे ही होती है, और जब बाउंसर पे बैटिंग होती है ना तो भले भले हिल जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की बात है। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों में बात करें तो देखो ये मंत्री परिषद का नेतृत्व, प्रधानमंत्री की शक्तियों में बात करें तो मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति और त्याग पत्र राष्ट्रपति को देने में भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, नीति निर्धारण में बात करें तो नीति निर्माण में केंद्रीय भूमिका में प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक विषयों पर चर्चा होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देना राष्ट्रपति द्वारा कार्यों में प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी है। तभी तो कई बार क्या होता है कि अपने उपराष्ट्रपति भी छोड़ देते हैं जहां बातें नहीं मानी जाती। ठीक है, लोकसभा में नेता की बात करें तो सरकार की नीतियों का प्रतिपादन करना। मंत्रिपरिषद के कार्यों में अगर मैं बात करूं, प्रशासनिक कार्य आ जाते हैं, सभी मंत्रालयों विभागों का संचालन करना, नीतिगत निर्णय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना, विधायी कार्य करना यानी विधेयक प्रस्तुत करना, संसद को उत्तरदायी रहना। और वहीं वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो बजट निर्माण और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अधीन आती है, जो ये कार्य और शक्तियां इनकी बांटते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तीसरी यूनिट भारतीय संसद की जो रचना है, शक्तियां, कार्यों का जो विवरण है, तो उससे पहले मैं बात करूं संसद की, तो बेटा संसद है तो हम है, क्योंकि आज जो केंद्र सरकार के पास से जो भी बिल जनरेट होके आ रहे हैं ना, वो इसी संसद में से आ रहे हैं। अब चाहे वो कोई भी बिल जनरेट होता हो, वो संसद से ही आ रहे हैं। अब इस संसद को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। संसद को दो भागों में डिवाइड करूं तो बेटा पहला है लोकसभा, और दूसरा है बेटा राज्यसभा। उल्टा सीधा करके देख सकते हो। ठीक है, अब लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में करीब 552 के समथिंग सदस्य है, और राज्यसभा में बात करें तो 250 के अंदर सदस्य है। ठीक है, अब लोकसभा के लिए जो कंडक्ट अध्यक्ष है या जो स्पीकर है अपने पास में, तो यहां पे हम अध्यक्ष या स्पीकर की नाम ले सकते हैं। तो वो हमारे पास में कौन हो जाएंगे? ओम बिरला जी चल रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें राज्यसभा के लिए बात करें तो राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति होता है, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और फिलहाल भारत के उपराष्ट्रपति ने क्या दे दिया बेटा? इस्तीफा दे दिया। अब क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। कोई कहता है प्रधानमंत्री की दबाव में आके दे दिया, कोई कहता है जेपी नड्डा जी आमने सामने हो गए तो उनके तो इसलिए दे दिया, कोई कहता है अमित शाह की बात नहीं मानी। पता नहीं क्या क्या मतगणना बना रखी है। जब बात सच्चाई गया, कांग्रेस जानती है, बीजेपी जानती है, या धनखड़ साहब जानते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा आपका वो ये रहा। संसद की शक्तियां एवं कार्यों में बात करें तो विधायी कार्य आ जाएंगे, वित्तीय कार्य आ जाएंगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण आ जाएगा, संविधान संशोधन आ जाएगा, निर्वाचन कार्य आ जाएंगे और न्यायिक कार्य आ जाएंगे। इनके सामने इनकी बातें लिख रही है। विधायी कार्य में कानून बनाया जाता है, वित्तीय कार्य में बजट पारित किया जाता है, कार्यपालिका नियंत्रण प्रश्नोत्तर काल होता है, संविधान संशोधन में संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है, निर्वाचन कार्य में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और न्यायिक कार्यों में राष्ट्रपति और न्यायाधीशों का महाभियोग होता है। तो ये है अपने पास में सबसे बड़ी संसद की बात। इसके अलावा अपने पास में क्वेश्चन जो आता है बेटा, भारत के उच्चतम न्यायालयों की संरचना कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे बड़ा न्याय का मंदिर जो है बेटा वो कौन है? उच्चतम न्यायालय। कौन है बेटा? उच्चतम न्यायालय जो है वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। और इस सबसे बड़े मंदिर में कितने झूठ बोले जाते हैं, कितने पाखंड रचे जाते हैं, खुदा जाने भगवान जाने क्या होता है। भगवान के घर में भी इतने पाखंड नहीं रचे जाते, भगवान के घर में भी इतने झूठ नहीं बोले जाते जितने की उच्चतम न्यायालय के अंदर बोले जाते हैं। कब कौन सा डिसीजन आ जाए पता नहीं चलता है। तो इनके कार्य व्याख्या करें तो समझो इसके मुख्य कार्य मूल अधिकारों की रक्षा करना, जिसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई होती है, वार्तालाप होता है, अपील सुनी जाती है, संविधान व्याख्या की जाती है, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम पदाधिकारी है,
सलाहकारी कार्य हो सकते हैं, यहाँ पर विशेषाधिकार स्वयं संज्ञान भी ले सकता है। तो ये अपने पास में उच्चतम न्यायालय के कुछ कार्य होते हैं। इसके अलावा हम बात करें बेटा फोर्थ यूनिट की, और फोर्थ यूनिट में पहला आता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। और बेटा मैं सिंपल सी बात कहूं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो बेटा ये प्रशासनिक सेवा है और इसी सेवा के भरोसे नेता टिके हुए हैं। इसी सेवा के भरोसे नेता टिके हुए। कैसे टिके हुए? तो आ जाओ बता देता हूं। देखो मैं अब इसमें देखो मैंने साफ लिखा है कि इस प्रशासनिक सेवा में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है बेटा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। यह राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व होता है। ये फालतू, इसको छोड़ो। अब मुख्य कार्यों बात करते हैं। देखो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अखिल भारतीय सेवाओं की क्या है? भर्ती है। और बेटा मैं सिंपल जानता हूं, अगर आईएएस ना हो, आईपीएस ना हो, आईएफएस ना हो, आईआरएस ना हो, तो इनके अंतर्गत आने वाले जो मंत्री है ना, वो बेचारे ढीले हो जाएंगे। उनके पास में कोई योजना नहीं होगी, उनको यही नहीं पता होगा कि करना क्या है, किस प्रकार से काम करना है, कुछ नहीं पता। ये सारा खेल जो है ना, ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ये कर रहे हैं बेचारे। ये घुमा रहे इस पूरे घटना को। ये योजना बना के देते, फिर वो काट छाट करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसमें बचत, इसमें बचत करो। ये अच्छा सोचते हैं, वो उसको घुमा देते हैं। तो ये मान के चलो, ये जो प्रशासनिक सेवा है, इस सेवा का जो शब्द है ना, इस सेवा का जो शब्द है, वो सबसे ज्यादा मंत्री लोग भुगत रहे हैं, मंत्री लोग फायदा उठा रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस तो उनके साथ काम कर रहे हैं। उनकी क्या गलती है? वो तो बेचारे टिके हुए। कई फिल्मों में देखते हैं ना, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाना, जैसे यूपीएससी, सीएससी, एनडीए, सीडीएस आदि, ये सब इसी के अधीन होती है। सेवाओं में पदोन्नति, नियुक्ति संबंधित सलाह देना, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग को मार्गदर्शन देना, ये सभी किसके अंतर्गत है? यूपीएससी के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, नीति आयोग की संरचना पर उद्देश्य बताइए, और या भारत के निर्वाचन आयोग की रचना और कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो बेटा भारत के निर्वाचन आयोग की रचना, ये निर्वाचन आयोग बना आपके लिए, कैसे बनाया तो मैं इसकी बात बताता हूं आपको। देखो आ जाओ, ये तो देखो नीति आयोग वाला क्वेश्चन हो गया। तो नीति आयोग की अगर बात करें तो इसके लिए हम कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना? NITI, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। संरचना, तो इसका अध्यक्ष कौन है बेटा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इसको बना रहा है। इसका उपाध्यक्ष क्या है? केंद्र द्वारा नियुक्त, जो भी केंद्र द्वारा नियुक्त होगा वो काम करेगा। इसके अलावा मुख्य कार्यधिकारी सीईओ होगा इसके अंदर। इसके अलावा पूर्णकालिक व अंशकालिक सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषद राज्य मुख्यमंत्रियों के साथ होंगे। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसके अलावा राज्यों की भागीदारी में योजनाओं का निर्माण करना, सतत विकास और नवाचार को बढ़ाना, नीति निर्माण में डेटा आधारित सुझाव देना। ये सब है अपने पास में नीति आयोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा मेरा पास? निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन था कि भारत के निर्वाचन आयोग की रचना और कार्य पर प्रकाश डालिए। तो बेटा एक चीज याद रखो, ये जो निर्वाचन आयोग है ना, ये जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको छूट देता है, आपको एक पहचान पत्र बना के देता है, एक आईडी बना के देता है। आपको जो लगे, अच्छा लगे, उसको वोट डालना, किसी अपनी जाति वाली को मत डालना। जो अपना है, लगता है कि भ्रष्ट है, इसको नहीं डालना, उसको डालना जो काम कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो हमारी जाति को बढ़ावा देते हैं और उसी को वोट डालते हैं और उसी को जिताते हैं, और फिर बाद में उसी के आगे पीछे घूमते हैं, और वो सबसे ज्यादा हमारी जाति वालों को क्या करता है? पीछे हट चल, ये तो आएंगे, कहां जाएंगे, इन्होंने जिताया है मुझे, अब मुझे क्या करना है? दूसरे वोट बैंक इकट्ठे करने, अलग जाति वालों को इकट्ठा करना है, अगली बार भी तो जीतना है। अब ये हट जाएंगे तो अगली बार वालों को पकड़ेंगे ना। तो ये इनका हथकंडा होता है नेताओं का। तो इतना समझो आप कि जब आपका जो मतदाता पहचान पत्र बनना है ना, तो आपको अपना वोट अपने हिसाब से डालना है, और जो आपको लगे ना कि ये काम कर सकता है, उसी को डालना है। तो देखो क्या क्या रहा हूं मैं? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। यह निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाती है बेटा, निष्पक्ष रूप से क्या करवाती है? चुनाव करवाती है। इसमें ईवीएम का कोई दोष नहीं है। और ये जो बार बार कांग्रेस वाले हथकंडे अपनाते ना, ईवीएम जिता दी बीजेपी को,
ईवीएम का कोई दोष नहीं है भाई। निर्वाचन आयोग खुद कह रहा है कि मैं निष्पक्ष चुनाव करवाता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब जहां कांग्रेस जीत जाती है, जहां आम आदमी पार्टी जीत जाती है, जहां ममता बनर्जी जीत रही है, जहां कोई और जीत रहा है, तब नहीं कहते हो कि ईवीएम खराब हो गई। और जैसे ही बीजेपी जीती दिल्ली के अंदर, ईवीएम खराब हो गई। राजस्थान में जीती, ईवीएम में मिस्टेक कर दी। तो ईवीएम का कोई रोल नहीं है, ये निर्वाचन आयोग खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहा है इस चीज के लिए। अब समझो इसकी रचना कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त करता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य चुनाव केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इसके अलावा नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष का होता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, तो सीधी बात समझो, लोकसभा के चुनाव करवाती है, राज्यसभा के चुनाव भी यही करवाती है, विधानसभा के चुनाव भी यही करवाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव भी यही मशीन करवाती है, ठीक है ना। अब जैसे राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू, इसका चुनाव भी किससे हुआ, इन्हीं के द्वारा हुआ। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, इनका चुनाव भी यहीं से हुआ। तो यही हुआ, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, यानी कि जो विधानसभा है उनको बांट देना, ये भी इसके अंडर में आता है। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता लागू करना, पोस्टर लगाओ तो ना बड़ा बड़ा, इसको हटाओ रे भाई, आचार संहिता लाग गई, तो आचार संहिता के अंदर वो सारी चीजें हटाने का भी किसके पास में, निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, ये भी किसका है, निर्वाचन आयोग का। चुनाव में खर्च की निगरानी रखना, अरे ये सारा बड़ा मुद्दा है, और लेकिन इस मुद्दे पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। चुनाव में कितना खर्च होता है किसी को नहीं पता, बताया थोड़ी जाता है। हाँ, उनके पास में एक आइडिया आता है, आप 2 करोड़ 5 करोड़ इतना खर्च कर सकते हो, लेकिन अंदरूनी कमाए, अंदरूनी जो हिस्सा होता है ना, वो कहाँ किसके द्वारा हो रहा है किसी को नहीं पता। बढ़िया, एक वोट एक पौआ, एक वोट एक पौआ, एक वोट 1000, ये सब चलता है, और बखूबी चलता, धड़ल्ले से चलता। बढ़िया गाड़ी, फॉर्च्यूनर सब चल रही है, लेवेंडर चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, थार चल रही है। अब इसको खर्चा कहां से आ रहा पता नहीं, है ना। वो अभी आपने जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो बालोतरा के अंदर रविंद्र वाटिकुमार, किसी को क्या पता कहां से आ रहे, वो उन्होंने साफ कह दिया, भाई मुझे तो नहीं पता, मेरे यार दोस्त लेके आ रहे हैं। अब यार दोस्त ला रहे हैं तो उसमें मेरा क्या रोल है, तो वही हाल है, किसी का कुछ नहीं है, सबका यार दोस्ती लेके आ रहा है। जी सीरियस मत लेना मेरी बात को, कहीं आप ले लो, तैयार और अपडेट करना, यानी जिस मतदाता जिसकी मतदान की बात कर रहा था उसकी सूची और उसको बार बार अपडेट करने का काम भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा मैं और इस सिलेबस को खंगालता हूं, अगर और क्वेश्चंस निकलेंगे तो मैं एक और मॉडल पेपर लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो 8:15 बजे एक बार फिर से मिलेंगे अपन। तब तक के लिए आप बने रहिए और चैनल के साथ में बने रहिए, जहां आपको रोजाना लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन कैसे आएगा आपके पास में। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में।